नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ के पार्ट 2 में आज हम जानेंगे कि आदिवासी लोग किस तरह हाशियाकरण का शिकार हुए। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि हाशियाकरण होता क्या है और आदिवासी लोग कौन से लोग हैं, वो भारत में कौन कौन से हिस्सों में रहते हैं, कौन कौन से प्रदेशों में रहते हैं और उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनकी भाषा कौन सी है, इस बारे में हमने जाना। आज हम शुरुआत फिर से एक कहानी से करेंगे और यह कहानी आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है। इस कहानी में सोमा और हेलन अपने दादाजी के साथ बैठे हैं। यह एक आदिवासी परिवार है जो अब दिल्ली में बस गया है और वो टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। आपको पता होगा गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जो हमने पिछले पाठों में भी जाना। कानून की समझ, न्यायपालिका वाले जो हमने पाठ पढ़े कि संविधान के अनुसार ही देश में शासन चलता है। तो गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे और आपने भी टीवी में देखा होगा कि इस दिन प्रत्येक राज्य अपनी अपनी झांकियां निकालता है। तो यहां पर जब एक झांकी उन्होंने देखी तो वो झांकी थी आदिवासियों की। तो लड़की अपने दादाजी से पूछती है, बात करती है, अरे देखो आदिवासियों की नाव। अब दूसरी लड़की पूछती है, दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? आपके मन में भी ऐसी ही छवि बनती होगी। जब भी आदिवासी शब्द आपके मन में आता है तो आपको अजीब से कपड़े पहने, थोड़ा प्रकृति के करीब रहते हैं, वेशभूषा थोड़ी अलग रहती है और नाचते गाते नजर आएंगे। तो अब आप देखिए इनमें दादू और उनकी पोतियों के बीच में क्या संवाद होता है। अब दादू भी यही कहते हैं कि सही कहा तुमने बेटा, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है, इसमें बहुत कुछ है इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं। उन्हें सिर्फ यह पता है कि एक अलग से कपड़े पहनते हैं, जंगलों में रहते हैं और नाचते गाते रहते हैं। तो लड़की भी बोलती है, क्या हमारे बारे में वे कुछ भी नहीं जानते? अब इनकी जो बातचीत होगी तो हमें बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा आप। अब दादू याद करते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अकेले उड़ीसा में 60 किस्म की आदिवासियों की प्रजातियां रहती हैं। तो उड़ीसा राज्य से ये दादू हैं। तो बता रहे हैं, हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें जमीन और जंगलों से मिल जाती थीं। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। जो हमने वहां भी देखा कि इनकी उपासना पद्धति, ये नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ पौधों को पूजते हैं। तभी इनके जीवन में एक घटना हुई कि इन्हें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं और वन विभाग ने इनको कहा कि ये जंगल आपके नहीं हैं। अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते थे तो हमारी पिटाई कर देते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता था, वहां पर हमें वकील भी नहीं मिलता था, ना हम अपना मुकदमा लड़ सकते थे। तो ये हालात थोड़े परिवर्तित हुए कि इनके जो कमाई के साधन थे, जो जीवन यापन के साधन थे, उनको विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया था। फिर आगे बताते हैं, फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए और उन्हें कहा कि हमें जमीन बेच दें, हम आपको नौकरी या पैसा देंगे। और उनमें से कुछ लोगों ने जमीनें दे भी दी, कईयों ने कहा कि हम जमीन नहीं बेचेंगे। कुछ लोगों को नौकरी मिल भी गई, पर ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीनें नहीं बेची। जब जमीनें नहीं बेची तो क्या हुआ? तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह क्या हुआ? इनकी पूरी जीवन शैली बदल गई। जब अपने घर से उनको विस्थापित होना पड़ा तो दादू याद कर रहे हैं, 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद कभी नहीं मिल पाया। दादू अपना समय याद कर रहे हैं। और उसके पश्चात फिर क्या हुआ? ये शहर में आ गए। शहर में इनका पैसा कुछ दिन तो चला, रोजी रोटी का कोई साधन ना बचा, क्योंकि जंगलों में तो इनको ज्यादा जरूरतें नहीं हुआ करती थी। सारी जरूरतें जंगल से, जमीन से पूरी हो जाया करती थी। और यहां पर आकर किराए के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत
याद आती थी। और उसके बाद बोलते हैं कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई, हम यहां आ गए, वे दिन बड़ी कठिनाई भरे थे, इसलिए तुम दोनों को हम कई साल तक स्कूल भी नहीं भेज पाए। अब जब एक जगह से विस्थापित हुए हैं तो आप देखिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें कौन सी परेशानी आई। अब हम देखेंगे विविधता, क्योंकि ये दिल्ली में चले गए, उड़ीसा से आए थे, आदिवासी कल्चर में पले बड़े थे। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी, हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर में संथाली भाषा बोलते थे इसलिए हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ अच्छे दोस्त बन गए हैं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी मैं बोल लेती हूं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बच्चा क्लास में कुछ अलग होता है तो वो अपने आप को हाशिएकरण पर महसूस करता है, अगर बाकी बच्चे उसको अपने साथ ना मिलाएं तो अब यहां छोटी बच्ची भी बोल रही है, काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव को दिखा पाता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। और अब बच्ची बोल रही है कि एक दिन मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। तो इस छोटी सी कहानी से आपने दादू के जीवन से यह देखा कि उनका जीवन कैसा हुआ करता था और उन्हें परेशानी क्या आई। आदिवासियों को अपने जो मूल स्थान थे, निवास स्थान थे, जंगल थे, वहां से विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि विकास के लिए कई जगहों पर उद्योग धंधे लगे, शहर बसाए गए, तो उनको अपने पूरे बसी बसाई दुनिया को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना पड़ा, जहां के रीति रिवाज उनसे अलग थे, जहां की वेशभूषा उनसे अलग थी, जहां की भाषा उनसे अलग थी, और वो संख्या में बहुत कम थे, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं हाशिएकरण का शिकार होना पड़ा। अब हम देखेंगे कि आदिवासियों के बारे में क्या मान्यताएं हैं, मतलब आदिवासी और प्रचलित छवियां क्या हैं, मतलब हमारे मन में पहले से ही क्या विचार हैं। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है, ये तो आप अब मान गए होंगे। स्कूलों में, उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों या फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आपने भी इस दादू की कहानी से पहली बार जाना होगा कि आदिवासियों को परेशानियां क्या आई। वो बेचारे आज भी अपने उस जीवन को याद कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, अपनी जमीन में जाना चाहते हैं, पर नहीं जा पा रहे। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग तो यह मान लेते हैं कि आदिवासी अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, आप याद करिएगा, अगर किसी के पास उपलब्ध हो तो कक्षा 6 की पुस्तक निकाल के उसमें इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा। खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले आने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। तो यहीं से हाशिएकरण की शुरुआत होती है, जब भेदभाव होता है। तो उपनिवेशिक काल में जब ब्रिटेन का भारत पर राज था, कंपनी का शासन था, तो बहुत भेदभाव आदिवासियों के साथ उस वक्त भी हुआ। यहां पर एक छोटी सी घटना बताई गई है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन तथा यहां तक ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। इनको कौन लेके जाता था? अंग्रेज लेके जाते थे। भारत का चाय उद्योग असम में उन्हीं के श्रम के बूते पर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। मतलब असम में जो चाय का हब है, जहां पे बहुत ज्यादा चाय की खेती होती है, वहां पर भी जो शुरुआत हुई थी वो आदिवासी लोगों ने ही मेहनत की थी वहां पर। और इनके विस्थापन की कहानी अपने आप में भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी है, क्योंकि उनको जंगलों से विस्थापित कर कर एक बंधुआ मजदूर की तरह वहां ले जाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। यहां पर किसी ने एक आदिवासी गीत का वर्णन किया है, इसको आप पढ़ें, आओ मिन्नी असम चलें, आप समझ पाएंगे कि उनको परेशानियां क्या थीं। आओ मिन्नी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। पहले उन्हें यह बताया गया कि आपके जंगल में बहुत कष्ट है, असम चलते हैं, वहां पे बहुत अच्छी जन्नत है। असम की धरती पर मिन्नी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं, ऐसा बताया जाता था उनको। फिर उनको ले आते थे। फिर जब ले आए तो फिर क्या? सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, हे जादू राम।
तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। इसको दोबारा पढ़िएगा। आओ मिन्नी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिन्नी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। तो यहाँ से पूरी उनकी जो जीवन में कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, उनका वर्णन इस 4-5 पंक्तियों के माध्यम से ही हो जाता है। तो आज की वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। वर्कशीट को जरूर हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।